आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर के निधन, जन्म और कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ है, सभी आज बता रहे हैं। इसमें से ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना सब्जेक्ट, ना शॉर्ट, ना लॉन्ग छूटेगा। सिर्फ ध्यान देके सुनते रहना, बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कहीं से भी आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, भीमराव अंबेडकर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं पता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या है? ये निबंध है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं, ये पूछेगा। और निबंध लिखे, एक में दे देगा निबंध, बी में कहानी, सी में ललित निबंध। चलिए, आज हम इसी के पूरा कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव सब लॉन्ग शॉर्ट के जरिए से पढ़ा रहे हैं। चलिए, पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनते रहना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको पूछ देगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जाने में एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए। उन्हें संस्कृत, धार्मिक के पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णन के अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिला के वे इतिहास, मानसिक विद्वता, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, शिक्षाविद तथा धार्मिक दर्शन व्याख्याता बनाकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्हें वकालत भी की। समाज की राजनीति में भेद सक्रिय भूमिका निभाए हुए उन्हें अछूत स्थिति के मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्हें चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण के उनके महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माण कर
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 14 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। चलिए साथ ही साथ बताने जा रहे हैं कहाँ कहाँ से यहाँ प्रश्न उठ सकता है। फर्स्ट तो पूछ देगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल, ये याद रखना, नोट करते जाना। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बोलेगा कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, एक दलित परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। शिक्षा कहाँ से वो गए, अमेरिका से, फिर वहाँ से लंदन गए थे। धार्मिक क्या था, संस्कृत था। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। चलिए पढ़ाने पूरा वितरण से पढ़ाते हैं। चलिए दिसंबर आपको पूछ देगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये याद रहनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। चलिए पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए उसके बाद चलिए नीचे, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक लिखी, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पूछ देगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के भाषण क्या, द कास्ट ऑफ इंडियन, ये महत्वपूर्ण, ये आ सकता है। चलिए देयर मेजनेस्ट जेनिस एंड डेवलपमेंट, ये भी आ सकता है, ध्यान से। ये सब रचना है। द स्ट्रेंजर्स हु आर दे, हु आर शुद्ध उद्धम जम एंड कम्युनिस्ट वर्धा एंड हिज दम्म, ये सब रचना है। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। द राइज एंड फॉर्म ऑफ द हिंदू विमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए इसमें महत्वपूर्ण दो है, दोनों दिखा देते हैं। एक ये है महत्वपूर्ण, एक ये है महत्वपूर्ण, एक ये है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए आदि हिंदी के अनेक समर्पण वार्डमन भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुए। आपको पूछ देगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपको कुछ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कितने खंडों में प्रकाशित किए? आपको पूछ देगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कितने खंडों में प्रकाशित किए। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है 21 खंडों में। चलिए इससे नीचे एकदम देखते रहना, बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए नीचा पैराग्राफ। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब विख्यात भाषण के एवोल्यूशन ऑफ कास्ट के लई सिंह यादव, देखिए बार बार कह रहा हूँ, ये आ सकता है हाईलाइटेड कर दिया, ये आने वाला है अब की बार। एवोल्यूशन यादव, लई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद उच्छेद के कुछ किंचित संपादन के लिए लिया गया। यह भाषण जाति भांति तोरक मंडल लोहार के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांति दृष्टि से आयोजकों के पूर्णतः समाहित न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। बहुत उल्लेख में वे भारतीय समाज में सन विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव दृष्टि में विचार करते हैं। जाति के विस्तारपूर्वक सामाजिक आधार रूढ़ पूर्वग्रहों लोकतंत्र के उसके अस्वस्थकरण प्रकृति पर भी है। यह एक संभव विविधता के दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोग के भावी नागरिक के यहाँ यह देखिए, सिर्फ सुनते ही जाना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये सब जितना हाईलाइटेड कर दिए हैं इसको लिखते जाना, फिर से हाईलाइटेड कर देते हैं, लिखते जाना, लिख लेना। ठीक, जितना बोल दिए हैं वो सब लिखते जाना। पुरानी संस्कृत था, ठीक, ये भी लिख लेना, निदान कहाँ हुआ। चलिए, जितना बोल रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, अब दूसरा पैराग्राफ
स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में चलिए स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा के बारे में पढ़ा रहे हैं। यह विखंडन की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ से दूसरा है इधर, इसके पोषकों कई आधार पर इसका समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है आधुनिक समाज कुशलता के स्वर्ण विभाजन अवश्य मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी स्वर्ण विभाजन ही दूसरा रूप, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा स्वर्ण विभाजन के साथ साथ स्वर्ण विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। स्वर्ण विभाजन निश्चय सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में स्वर्ण विभाजन का व्यवस्था श्रमिका के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच ही करार है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि स्वर्ण विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है हम व्यक्ति क्षमता सीमा विकास करें, जिसमें वह अपने पैसा या कार्य के चुनाव स्वयं कर सके। इसमें सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है इसमें मनुष्य के प्रसन्न अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टि जैसा माता पिता मौलिक समाज स्वर्ण स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण
के समय से ही मनुष्य अपने पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब जब गर्भ धारण होता है ना, तब ही से जाति प्रथा की सोच में मनुष्य पड़ने लगता है। चलिए ध्यान से सुनते रहना, जहाँ कहेंगे नोट करते रहना, वहाँ नोट करना चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। आप लोग बने रहिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, चलिए नीचे से जाति प्रथा पैसों का पूर्ण निर्धारण है नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पैसों में बांध दी जाती है। देखिए कितना बड़ी बात कह दी है। जाति प्रथा मनुष्य के बहुत आश्चर्यचकित होकर उसको बांध दिए जाते हैं। जाति प्रथा लेने के यही मकसद है, उसको जीवन भर के लिए जाति के जीवन भर में बांध दी जाती है। भले ही अनुपयुक्त या अप्राप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। देखिए बोल रहा है वह भूखे भले मर जाए पैसों के कारण। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः अतीत है, क्योंकि उद्योग धंधे की सक्रिय व तकनीक में नियंत्रित विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म का जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति ऐसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका प्रयुक्त पैसों न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इसी प्रकार पैसों परिवर्तन की अनुमति है। चलिए 2 पेज खत्म हो गया है, आप लोग देखते ही रहिए। बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव होगा, तहलका मचेगा हिंदी का क्लास लेकर। अब की बार 2026 में जितना पढ़ा रहे हैं हिंदी वहीं से आएगा, और व्याकरण भी पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे जितना हो सके टॉपिक पूछने वाला होगा, वहाँ से ऑब्जेक्टिव सब चीज़ बताएंगे कितना प्रकार होता है व्याकरण, हिंदी व्याकरण का। चलिए यहाँ दूसरा पढ़ते हैं। न देखकर जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी रहती है। देखिए कितना बड़ी बात है। भले कितनों भी जाति प्रथा ले लें, तभी तक जितना तक रुपया रहता है वहाँ तक बेरोजगारी तो बनी रहती है। लेकिन यही समझ में नहीं आता है, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी रहती है। चलिए ये ध्यान से सुनते रहना, ये सिर्फ जितना है ये शॉर्ट का है, शॉर्ट लॉन्ग इससे बन जाएगा। ध्यान से सुनते रहना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन विभाजन के दृष्टि से भी जाति तथा गंभीर दोषों के युक्त है। जाति प्रथा का सन विभाजन मनुष्य
की स्वच्छता पर निर्भर रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान महत्वपूर्ण नहीं रहता। इस आधार पर हमें यही स्वीकार करना पड़े कि आज उद्योग गरीब और उत्पन्न इतना बड़ी समस्या नहीं जितना यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य की और रुचि के साथ केवल विवश करते हैं। ऐसी परिस्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से गुप्त रहकर चालू काम के लिए काम करना के लिए प्रेरणा करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जाती है। अतः यह निर्बाध के रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति हानिकारक प्रथा है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मा शक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों जरा कर निष्क्रिय बना देती है। चलिए अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना सुनकर आप लोग समझ यह प्रश्न पूछना चाहे कि यदि जाति के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, क्योंकि यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात बड़े भाईचारों में किसी को क्या अर्पित हो सकती है। किसी भी समाज में इतना गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर में दूसरे छोर संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनके रक्षा प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध सबके के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी
को मिश्रित की तरह भाईचारे के का यही वास्तव रूप में है। इसी दूसरे नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन के पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनाचार्य की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के पर श्रद्धा सम्मान का भाव हो। चलिए, हो गया कंप्लीट। देखिए, अब पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कल ऑब्जेक्टिव होगा। कल ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर होगा। सभी लोग पहला चैप्टर के ही होगा, सभी लोग देखते ही रहना। पहला चैप्टर के होने के बाद उसके बाद व्याकरण, हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। देखिए, दोनों मिलाकर कितना क्वेश्चन पूछता है। एक 100 नंबर का इसमें से फिक्स हो गया है। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। आप लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, आप लोग देखते ही रहना और नोट करते ही जाना। जितना हो सके उतना बार ज़्यादा पढ़ते ही जाना। ठीक, आप